नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों की ओर। प्रिंस खान गैंग पर पुलिस का शिकंजा, रंगदारी कांड में मुख्य सहयोगी गिरफ्तार। डिजिटल युग में बीबीएमकेयू की नई उड़ान, द बीबीएमकेयू इनसाइट्स का भव्य शुभारंभ। डीएमएफटी की बैठक में विकास का ब्लूप्रिंट, जनहित योजनाओं पर मंथन। तिलमच्चो ब्रिज शिलान्यास पर विवाद, जिला परिषद अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। नीट सीबीएसई विवाद पर जेएमएम का बड़ा हमला, शिक्षा मंत्री की बर्खास्तगी की मांग। अब खबरें विस्तार से। बोकारो के बारीडीह स्थित बीएमडब्ल्यू प्लांट से रंगदारी मांगने और धमकी देने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान गैंग के कथित मुख्य सहयोगी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया है। एसआईटी जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ने प्रिंस खान के निर्देश पर धमकी भरा पर्चा लिखकर फैक्ट्री परिसर में छोड़ा था और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कराया था। पुलिस के अनुसार आरोपी के बैंक खातों में इस काम के एप्स में 1.5 लाख रुपए भेजे गए थे। मोबाइल जांच में व्हाट्सएप कॉल और चैट समेत कई अहम साक्ष्य मिले हैं। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। से प्रिंस खान द्वारा डायरेक्ट फोन करके रंगदारी मांगने संबंधित एवं धमकी देने के एवज में बालीडीह थाना कांड संख्या 5626 दर्ज किया गया था, जिसके अनुसंधान में तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर राकेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यह राकेश कुमार प्रिंस खान से मोबाइल के माध्यम से डायरेक्ट संपर्क में था। इसने ही अपने हैंडराइटिंग में पर्ची छोड़कर रंगदारी की मांग किया था और प्रिंस खान को मैनेज करने के लिए बोला था। इसके पर्ची छोड़ने के आधार पर ही प्रिंस खान के द्वारा एक वीडियो बनाकर पुनः बीएमडब्ल्यू प्लांट के संचालक को भेजा गया था और रंगदारी की मांग की गई थी। इसके पास से एक धनबाद स्थित विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आज एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल के तहत विश्वविद्यालय के पहल ई न्यूज़लेटर द बीबीएमकेयू इनसाइट्स का भव्य लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राम कुमार सिंह सहित विश्वविद्यालय के शिक्षक, शोधार्थी और छात्र बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। ई न्यूज़लेटर का उद्देश्य विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उपलब्धियों, शोध गतिविधियों, नवाचार और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को एक साझा मंच प्रदान करना है। वक्ताओं ने कहा कि डिजिटल युग में सूचना के त्वरित आदान प्रदान के लिए ये एक प्रभावी माध्यम साबित होगा। साथ ही विश्वविद्यालय और समाज के बीच संवाद को और अधिक मजबूत बनाएगा। इस पहल को ज्ञान और उपलब्धियों के प्रसार की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया गया है। जो भी कार्य हो रहा है उनसे संबंधित सभी चीज़ों का एक ऐतिहासिक घटनाक्रम जो है कहीं न कहीं, चाहे वो प्रिंट मीडिया के फॉर्म में, चाहे डिजिटल फॉर्म में और यूट्यूब के माध्यम से, आजकल जो है डिजिटल एरा है, इसकी क्रांति चल रही है, तो किसी भी रूप में रहना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, विदेश स्तर पर जिसको भी इस विश्वविद्यालय से जुड़ाव है या जो लोग इस विद्यालय से जुड़े हैं या भविष्य में झारखंड से संबंधित या बहुत सारे, अब वेबसाइट पर देखेंगे तो बहुत सारे सहयोगी संस्थान हैं, समाज सेवियों का जो है अपना संगठन है, वो समाज के उन वर्गों के लोगों को जहां सुविधाओं का कमी है या किसी चीज़ की अधिकता है या किसी चीज़ की कमी है से संबंधित कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं। इनसे संबंधित जानकारी जो डिजिटल फॉर्म पर उपलब्ध होता, उसी के माध्यम से सभी व्यक्ति
वहाँ पहुँचने का प्रयास करेंगे। तो उनके लिए ये ऐतिहासिक कड़ी होगा। कोई भी काम की शुरुआत करी जाती है तो उसमें आपको बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, और चैलेंजेस सामने आते हैं तो चैलेंज का सामना करने का भी एक अलग मज़ा है। और ये जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मेरे ध्यान में एक चीज़ ज़रूर था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो हार्ड में जो कॉपियाँ आती हैं न्यूज़लेटर की या कुछ भी, तो उसका जो प्रभाव रहता है, और ये ई न्यूज़लेटर का जैसे ही सर ने इसकी शुरुआत करी तो पूरी दुनिया में ये फैल गया। तो आप कैसे हैं, अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं, आपकी कितनी गुणवत्ता है, एक साथ पूरी। रामगढ़ समर न्यायालय में डीएमएफटी न्यास परिषद की बैठक उपायुक्त ऋतु राज की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सांसद मनीष जायसवाल, विधायक ममता देवी, रोशन लाल चौधरी और तिवारी महतो समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जनप्रतिनिधियों ने खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। उपायुक्त ने सभी योजनाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। का जो फंड है ये भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित एक फंड है, जिसका भारत सरकार का एक नियम कानून है, उसी के तहत इसको खर्चा करना रहता है। तो काम तो बहुत है, लेकिन जन आकांक्षाओं का जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, उनको लेने का हम लोगों ने इस बार निर्णय किया है, जिसमें सभी सेगमेंट का जो है वो काम है। प्रायोरिटी सेक्टर का भी काम है, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर का भी जो काम है वो दोनों है। तो इन दोनों कामों को लेकर के हम लोग ये करेंगे। अब अगर आप देखिएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों का समावेश जो है इसमें किया गया, और प्रयास रहेगा ये लगभग 20 से 25 करोड़ प्रति माह का ये फंड है, और ये जनता को समर्पित, मतलब जनता के भाव को देखते हुए उसको किया जाए। दिशा निर्देश में जैसा कि हमें पेयजल से संबंधित जितनी समस्याओं का था, उसे हमें पिछले माह में आदेश डायरेक्शन दिए गए थे कि उन पर वर्क करने के लिए हम लोगों ने अपने ज़िला में 15 दिन का पखवाड़ा किया था, जिसमें पंचायत लेवल पे भी हम लोग जा करके जितने भी हमारे वाटर के रिसोर्सेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा चापाकल ख़राब थे, उन सबका हम लोगों ने लिस्टिंग किया है। उसके बाद कई सारे जगहों पे सोलर जल मीनार भी ख़राब थे, उन सबों को भी हमने लिस्टिंग किया है। उसी को हम लोगों ने जब इनलिस्ट किया तो लगभग 1000 चापाकल हम लोगों ने पूरे ज़िला में आइडेंटिफाई किए। इसमें से लगभग 300 चापाकल ऐसे हैं जो पेयजल विभाग झारखंड सरकार के द्वारा सैंक्शन दिया गया, और इसमें से 700 ऐसे हैं जो हम लोगों ने जिला के डीएमएफटी फंड से सैंक्शन किए हैं। इसकी स्पेशल रिपेयर के लिए हम लोगों ने किया है, ताकि ऐसे जगहों पे जहाँ पे ऐसे टोलों में जहाँ पे चापाकल खराब। धनबाद के बेकार बांध स्थित राजेंद्र सरोवर में सैकड़ों मछलियों की मौत के मामले में जिला परिषद ने संज्ञान लिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों और पशु प्रेमियों में नाराजगी बनी हुई है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि तालाब की देखरेख कर रहे संवेदक से जवाब मांगा जाएगा और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में तालाब की जिम्मेदारी जिला परिषद के पास है, जबकि पार्क का रखरखाव नगर निगम करता है। राजेंद्र सरोवर, उसमें जो है कहा जाता है कि पहले तो पूरा जिला परिषद के अधीन था, जिला परिषद नहीं था। सारा रिपोर्ट मैंने देखा है, मैंने डीसी साहब से इसको लेकर के बात किया है, मैंने ऊपर तक इसको लिखा था। तो उस वक्त एक एग्रीमेंट पेपर है हमारे पास, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नगर निगम की तरफ से एक लेटर आया था कि इसको सौंदर्यीकरण करने के बाद वो जिला परिषद को पुनः वापस कर दिया जाएगा, रख रखाव इसका जिला परिषद को ही करना है। लेकिन वो जब सब कुछ तैयार हो गया, सेट सौंदर्यीकरण हो गया, तो उन लोगों ने वापस नहीं की। इस चीज़ को लेकर के जिला परिषद में, नगर निगम में उस वक्त झड़प भी हुई, कुछ लोगों के नाम पे केस भी हो गया। ये तो कोर्ट केस चला गया। तो अभी उसमें जो है तालाब जो है वो जिला परिषद देखती है, और उसकी जो पार्क है वो नगर निगम उसके ये उठा रहा है। तो अभी भी वो तालाब का जो है केस चल ही रहा है कि वो जिला परिषद का है, नगर निगम का, वो निश्चित क्लियर नहीं हो पाया। तो जिला परिषद बहुत दिन से एक हैं संवेदक, उनके अंडर में कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मछली पालन करते हैं, उनके अंडर में पड़ा हुआ, वही इसको बहुत दिनों से देख रहे हैं। अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें 2 दिन से बहुत मछली मृत पाई जा रही हैं। तो मैं अभी उस पर एक उनके संबंधित जिनका देखरेख में वो तालाब है, मैं उनको बुलवाती हूँ। धनबाद के तेलमच्चो ब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्हें कार्यक्रम की कोई सूचना नहीं दी गई और शिलापट पर
उनका नाम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने संवेदक की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मनमाने ढंग से चुनिंदा लोगों को कार्यक्रम में बुलाया गया, जबकि सांसद और विधायक समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। सादा सिंह ने कहा कि बागमारा क्षेत्र में पंचायत प्रतिनिधियों को लगातार दरकिनार किया जा रहा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। उन्होंने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताते हुए इसे जनप्रतिनिधियों के सम्मान से जुड़ा विषय बताया है। घर के सामने ही आता है, मेरा घर भी वही है, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं थी इसे लेकर के कि NHI के द्वारा से ओवरब्रिज बनाने का यहाँ पे कोई भी शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा है। तो मैंने उस NHI के PD को भी कॉल किया था कि क्या ऐसा है कि हम लोग को क्यों नहीं, क्योंकि मैं ग्रामीण की पहली नागरिक हूँ और मुझे सूचना नहीं है, वहाँ के मेरे जो जिला परिषद सदस्य उनको सूचना नहीं है। बाकी एक ही शिलापट पे दोनों जगह के सांसद महोदय मौजूद थे, वहाँ के माननीय विधायक जी मौजूद थे, मुखिया गण मौजूद थे, लेकिन हम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, जिला परिषद अध्यक्ष को भी नहीं, जिला परिषद। तो मैंने PD से पूछा तो उन्होंने कहा कि मैडम, अगर हम लोग किसी चीज़ का शिलान्यास करवाते हैं या उद्घाटन करवाते हैं तो हम लोग को केंद्र से पूरा प्रोटोकॉल आता है इसका कि किन्हें किन्हें बुलाना है, किनको नहीं बुलाना है, सारा कुछ आता है, लेकिन हमारे जानकारी में नहीं है ये शिलान्यास। मुझे कोई जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई शिलान्यास होना है वहाँ, इसीलिए हम लोगों के ना विभाग के कोई लोग वहाँ हैं, ना हम लोगों ने सूचित किया था। अपने मनमानी के तरीके से जो संवेदक वहाँ हैं उन्होंने अपने मनमानी ढंग से वहाँ पे करवाया है। तो मैंने उनसे ये भी पूछा कि इसका क्या है, आपके बिना जानकारी का अगर आपके संवेदक ने शिलान्यास करा लिया तो आप उस पर क्या एक्शन लेंगे। उनका मैडम क्या ही एक्शन लूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करिए, दूसरे छोर पे आप लोग शिलान्यास करवा लीजिए, आप लोग अपना नाम डलवा लीजिए बोर्ड में, इस तरह का बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता ने नीट परीक्षा और CBSE में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारत शिक्षा और संस्कृति का जनक रहा है, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में शिक्षा तंत्र पर राजनीतिक और वैचारिक कब्जे की कोशिश हो रही है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि नीट परीक्षा लगातार दूसरी बार लीक हुई, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी बर्खास्तगी की मांग की। साथ ही कहा कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और सरकार को इस मुद्दे पर जवाब देना होगा। लगातार 2 बार नीट की परीक्षा जो NTA देता उसके प्रश्न पत्र लीक, इस बार लगभग नीट के एग्जाम में जब गड़बड़ी पाई गई, जब स्वीकारोक्ति हुआ, तब तक 35, 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चे आत्महत्या करें। फिर CBSE का रिजल्ट आया, नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, OS, ऑन स्क्रीन मार्किंग। ये पूरा जो स्कैम चला, इसमें भारत सरकार ने कहा कि हम जांच करवाएंगे। इसके पहले भी नीट का CBI की जांच हो गई, क्या हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम, लेकिन रांची का एक 17 साल का नौजवान जो विद्यार्थी है 12वीं का, उसने CBSE की पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि किस प्रकार से एजेंसी के चुनाव में। दुमका रांची एक्सप्रेस में सीट को लेकर शुरू हुआ विवाद गोमो स्टेशन पर हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि विद्यासागर निवासी शिवव्रत पांडे और उनके परिवार पर प्लेटफॉर्म पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में शिवव्रत पांडे, उनकी पत्नी और 16 वर्षीय भांजा घायल हो गए, जबकि भांजे के सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि ट्रेन में सीट को लेकर हुए विवाद के बाद गोमो स्टेशन पर उन्हें घेर कर पीटा गया। परिवार ने हमले में कुछ रेलकर्मियों के शामिल होने का भी आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। घर से दीदी के घर जा रहे थे चंद्रपुरा। इस दौरान धनबाद स्टेशन में कुछ रेलवे कर्मचारी द्वारा हमारे परिवार
और हमारे भगना को धनबाद स्टेशन से उठकर धनबाद स्टेशन पे वो लोग ट्रेन पे चढ़े और सीट के लिए वो लोग मेरे पत्नी और मेरे भांजे को मारे। भांजे को मारने के बाद जब मैं शौचालय से वापस आया, जब देखा इन लोग को जब मार दिए, ये लोग रो रहे थे, तब मैंने पूछा क्या हुआ, तो ये बोला कि हम लोग को कुछ अज्ञात आदमी ने मारा है। तो फिर जब हमने उनका पूरा बोगी में खोजने लगे तो हमें मिल गए वो व्यक्ति, पर मिलने के बाद वो ग्रुप में वो लोग कम से कम 20-25 आदमी थे और मिल के वो लोग उसको भगा दिए। हम तो पकड़ के सोचे कि आरपीएफ को हैंड ओवर करना चाह रहे थे, पर वो लोग मिलकर उनको भगा दिए। जब मैं स्टेशन में उतरा, फिर गोमो स्टेशन में उतरने के बाद हमारे साथ में 20-25 आदमी मिलकर हमें पूरा मारा गया, जिसका सीसीटीवी फुटेज आरपीएफ के पास में है। और मारने के बाद वो लोग भाग गए। इसके दौरान मैंने वहाँ का न्यूज़पेपर वाले को बुलाया, उनके द्वारा मैं जीआरपी थाना में गए। वहाँ जाने के बाद हमें उपचार के लिए वहाँ तापसी में कहीं हॉस्पिटल है, मैं नहीं जानता हूँ, वहीं पर ले जाके हमारा इलाज कराया गया। वहाँ से हमको पीएमसीएच के लिए धनबाद रेफर कर दिए गए थे। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में महिला कैदी के यौन शोषण मामले में खुलासा हुआ है। बीते दिनों रांची के होटवार जेल में एक महिला कैदी के साथ दुष्कर्म मामले को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन सोमवार को महिला कैदी जेल से बाहर निकली। वहीं जेल से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला ने कहा कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है, सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हालांकि इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सबसे पहले प्रेस वार्ता कर इस मामले का खुलासा किया था। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग, डीजीपी और जेल अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सब कुछ ठीक है, सब चीज नॉर्मल है। मतलब जो रिपोर्ट आई थी टीम कोर्ट से भी, उसने भी बात की थी आपसे? मेरे से किसी तरह का कोई बात नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया है वो सारा झूठ है। आपने मतलब एलिगेशन शिकायत आप कहीं किए थे? नहीं, हम कहीं पे शिकायत नहीं किए। जो बाहर के अदरवाइज कोई दूसरा कोई शिकायत किया गया है, मैंने कहीं पे कोई शिकायत नहीं किया है। किसी नहीं, किसी के ऊपर में कोई बातचीत नहीं, किसी के ऊपर में नहीं। जेल प्रबंधन में ऐसी कोई चीज नहीं, जेल में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। मतलब जेलर और जेल सुपरिटेंडेंट पे आरोप लगा था, वो सब झूठा है, सब झूठा। मतलब ये बातें कैसे सामने आई? वो मेरे को भी नहीं पता, वो कौन क्या वो नहीं पता मेरे को। एक मिनट सर। अब जेल से बाहर हैं, ठीक ठाक हैं? हाँ। अब ठीक हैं? हाँ, जेल से बाहर आ गए? हाँ, ठीक है। तो जेल के अंदर किसी तरह की परेशानी आपको? नहीं, बस कहाँ गया वो? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।